हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कल मैंने आपको राजस्थान का एक मामला बताया था 498 का, जिसमें कि पति को सजा हो गई। लेकिन मेन मुद्दा यह था कि उस मामले के जो फैक्ट्स थे वो आप सभी को जानने बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को लेटेस्ट वीडियो में देख लीजिएगा। इससे पहला वीडियो वही है। आज की वीडियो में दोस्तों मेंटेनेंस केस के एक लेटेस्ट रीसेंट जजमेंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये भी बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहां पर मेंटेनेंस केस में फैक्ट्स को फैमिली कोर्ट ने और फिर ऊपर की हाई कोर्ट ने किस प्रकार से ऑब्जर्व किया है वो आप लोगों के बहुत काम आएगा। अब दोस्तों, आज 2025 में हम रह रहे हैं। यह वो वाली बात तो है नहीं कि लड़का है ये लड़की है, और लड़का है तो उसे लड़की को देना ही पड़ेगा। अगर लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़का आईटी में काम करता है, लड़की भी काम करती है। और दूसरी बात, जो ये प्रावधान है, इन प्रावधानों में केवल यह है कि अगर भैया आप खुद से भरण पोषण अपना नहीं कर सकते तो आपको भरण पोषण मिलेगा। अब हमारे यहां पे एक जज साहब थे, वो जब सेक्शन 24 HMA की कोई एप्लीकेशन लगाता था ना, तो सबसे पहले उससे पूछते थे आप काम करते हो। लड़की ने बोल दिया हाँ मैं काम करती हूं। फिर वो ये नहीं पूछते थे आपकी सैलरी कितनी है, बोलते थे 24 HMA खारिज, अगली डेट पर आप अपने एविडेंस दे दो। सिंपल। वो कहते थे भैया प्रावधान उनके लिए जो अपना गुजारा नहीं कर सकते, जो केस नहीं चला सकते। ये थोड़ी है कि तुम कमा रहे हो और फिर आकर के मांग रहे हो। तो इस तरह के भी जुडिशियल ऑफिसर है। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत भी कई सारी चीजें हैं, और ये जजमेंट आपको जो बताएगा, जो सिखाएगा, वो आपको गांठ बांध लेनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है जहां पे उनकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है। कई जगह पर वाइफ जो है वो खुद कमा रही है और उसके बाद वो अपनी अर्निंग को छुपा लेती है। कई बार तो अपनी अर्निंग को बता भी देती है, उसके बाद भी मेंटेनेंस बन जाता है। तो दोस्तों, ये जो मामला था, इसमें 2013 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था। 2016 में एक बेटी हुई और 2019 में अलगाव हो गया, यानी पत्नी चली गई। अब जब पत्नी चली गई, उसके बाद पति ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का यानी तलाक का मुकदमा फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी। जब उसका पता पत्नी को चला तो पत्नी ने आके उस तलाक के केस में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 24 HMA। उसने कोर्ट को बताया कि उसके पति ने उसको वैवाहिक घर छोड़ने को मजबूर कर दिया था, इस वजह से उसे अपने माता पिता के साथ रहना पड़ रहा है। यद्यपि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, लेकिन उसकी जो आय है वो उसके पति की तुलना में बहुत ही कम है। अब दोस्तों, फैमिली कोर्ट को यहां पर निर्णय लेना था, तो फैमिली कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए 35,000 रुपए पर मंथ बेटी के लिए गुजारा भत्ता बांध दिया। लेकिन पत्नी का जो भरण पोषण था वो खारिज कर दिया, यानी पत्नी के लिए किसी भी प्रकार के भरण पोषण का ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी। अब जो महिला थी वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट को पूरे मामले को देखना था, तो पत्नी ने यहां पर अपने तर्क रखे। पत्नी ने कहा कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, 1,25,000 रुपए उनकी सैलरी है, लेकिन पति की वार्षिक आय 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक है, और साथ ही उसको अन्य लाभ भी मिलते हैं। फैमिली कोर्ट ने पति की जो अर्निंग है उसे 10 लाख रुपए पर मंथ मानने के बावजूद भी पत्नी का जो गुजारा भत्ता है वो खारिज कर दिया, जो कि गलत है। और पत्नी को अपने उसी जीवन स्तर को बनाए रखने का हक है जो कि पहले साथ में रहते हुए वो बनाए हुए थी। अब दोस्तों, यहां पर पति पक्ष की तरफ से भी अपने आर्ग्यूमेंट पेश किए गए। उन्होंने कहा पत्नी खुद सक्षम है, खुद आय अर्जित करती है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक जजमेंट ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल का भी हवाला लेते हुए कहा कि धारा 24 HMA का उद्देश्य आलसी लोगों की फौज खड़ी करना नहीं है। अब दोस्तों, दोनों ने, पत्नी पक्ष ने भी और पति पक्ष ने भी, अपने आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रख दिए। अब यहां पर कोर्ट को डिसाइड करना था, तो कोर्ट ने सबसे पहले यह देखा कि जो पति की इनकम है 10 लाख रुपए प्रति माह एक्सेप्ट की है फैमिली कोर्ट ने, तो यानी जो पति की अर्निंग है लगभग 10 गुना है पत्नी की अर्निंग के। तो कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए इक्वल होना चाहिए। और जो 35,000 रुपए पर मंथ बांधे थे उसको कुल पत्नी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए मिला के 1.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। और इस प्रकार से जो फैमिली कोर्ट का आदेश था उसको मॉडिफाई हाई कोर्ट ने कर दिया। दोस्तों, इससे हमको यह पता चलता है कि अगर आपकी पत्नी कोई काम भी कर रही है, उसके बावजूद भी कुछ मामलों में कोर्ट उसका मेंटेनेंस बांध देती है। अब यहां पे आप इस बात पे मत जाना कि उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा थी, कि पत्नी की 1,25 थी, पति की 10 लाख थी। आप अपने उससे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आम आदमी की हम बात करते हैं जिसकी अर्निंग 1 लाख रुपए प्रति माह है। उसकी पत्नी अगर 80,000 रुपए प्रति माह या 90,000 रुपए प्रति माह कमा रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट मेंटेनेंस नहीं बांधेगा, क्योंकि उनकी जो अर्निंग है वो लगभग एक जैसी है। लेकिन अगर आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए प्रति माह है और पत्नी कहीं से 20,000 रुपए प्रति माह कमा रही है, तो फिर ऐसे केस में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कोर्ट आपके ऊपर बांध सकता है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है। कुछ मामलों में कोर्ट यह भी कह सकता है कि भाई जब आप खुद अर्न कर रही हो तो खुद कमाओ खुद खाओ। बहुत से मामलों में ऐसी टिप्पणियां भी आई हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके मामले को किस पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट ने देखा और किस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया। एक ही सिद्धांत सब चीजों में लागू नहीं हो सकता। आपको तमाम ऐसे केस दिख जाएंगे
जो कि हाई कोर्ट ने ही डिसाइड किए हैं, कई बार तो सेम हाई कोर्ट ने डिसाइड किए हैं। वहां पे कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर आप कुछ कमाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 24 HMA का उद्देश्य यह है कि अगर आप आ नहीं पा रहे हैं कोर्ट के अंदर, केस नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आप मांग सकते हैं, है ना, वाद का खर्चा मांग सकते हैं, अपना भरण पोषण मांग सकते हैं। लेकिन आप अच्छी हैंडसम 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं तो आपको किस बात का भरण पोषण। और वहीं इसके विपरीत कुछ ऐसे जजमेंट भी हैं, जैसे एक जजमेंट मैंने आपको बताया जहां कोर्ट ने माना कि पत्नी को जीवन स्तर को बनाए रखने का हक है और कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बांध दिया। तो इसी प्रकार से आपको जजमेंट्स में विरोधाभास दिखेगा। यानी कहने का मतलब अलग अलग हाई कोर्ट ने और सेम हाई कोर्ट ने एक ही मुद्दे पर अलग अलग प्रकार के जजमेंट दिए हैं, जिसका मुख्य कारण है कौन मामले को देख रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहा है और किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो जजमेंट पारित कर रहा है। तो फर्क आना स्वाभाविक है। इसलिए अगर किसी एक जजमेंट में ऐसा हो गया तो आप ये समझते हैं कि मैं जजमेंट का हवाला लूंगा तो मुझे भी सेम रिलीफ मिलेगा, ऐसा नहीं है। या फिर किसी एक मामले में गलत हो गया, आप सोचते हैं कि इस मामले में ऐसा हुआ था तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, आगे जाना ही नहीं चाहिए कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। हर एक मामला डिफरेंट है, पर आपके केस की मेरिट के साथ साथ आपका लक भी चलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप पूरी बात समझ गए होंगे, पूरा मामला समझ गए होंगे। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान भी सकते हैं और इस मामले की PDF भी डाउनलोड करके अगर आपको उपयोगी लगे तो अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।